ट्रेनिंग ऐसी की जाती है कि आक्रामकता पैदा हो जाती है, और फिटनेस, लड़ने की जज्बा, हिम्मत, साहस। अंग्रेजों ने यही गलती कर दी, हिंदुस्तान के सिपाहियों पर हाथ रख दिया, वो भी इंडियन आर्मी के सिपाहियों पर। अंदर वो आग सुलग रही थी। हु इज अ सोल्जर? अ फार्मर इन यूनिफॉर्म। सोल्जर कौन है? किसान। उठा लिया, किसी ने लाठी उठा ली, किसी ने एक्स उठा लिया, किसी ने चॉपर उठा लिया। अब उनको दुश्मन तो दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो उन्होंने किस पे हमला किया? मनी लेंडरों के बही खाते पे, पुलिस थानों पे, टेलीग्राफ की लाइनें उखाड़ डाली। राजू भाई दीक्षित ने कहा कि हल्दी जो है कीमो के साइड इफेक्ट को खत्म करती है, लेकिन कच्ची हल्दी, ये बाजार की पिसी हुई हल्दी नहीं जिसमें रंग मिला हुआ है, कच्ची ओरिजिनल नॉर्थ ईस्ट से मंगाइए कच्ची हल्दी, उसका पानी पिलाइए। अधर्म है। तब रावण ने कहा कि अगर तू भी विभीषण के साथ जाना चाहता है तो तू भी चला जा। तो तुम कह देखो डायलॉग बाजी मत करो भाई, हो तुम मेरे, तो जान तो मैं तुम्हारे लिए दे ही दूंगा, लेकिन बात गलत है दोस्त। बच्चों ने मैसेज दिया कि मुद्दा ऐसा हो कि दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त बन जाए। जब तक लोगों के काम आओगे तब तक उनके लिए भगवान रहोगे, जहां तुम्हारी उपयोगिता उनके लिए खत्म हुई तुम चुड़ैल बन जाओगे। जय हिंद फ्रेंड्स। तो चैप्टर 6 द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। किसकी वजह से? ग्रेवियंसेस की वजह से, शिकायतें, सोशल पॉलिसीज, स्ट्रक्चर, मतलब ऑप्शन ही नहीं था लोगों के पास। और सारे रीजनों पे हमने चर्चा किया, 6 रीजन पे हमने चर्चा किया। उसमें लास्ट रीजन था ग्रीस कार्टेजेस, चर्बीदार कारतूस। अब मैंने कहा कि धर्म एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत कम लोग धर्म को समझ पाते हैं जीवन में। आस्था तो बहुतों की होती है, लेकिन जीवन में बहुत कम लोग होते हैं जो धर्म को समझ पाते हैं, बहुत कम। मतलब अगर 1 अरब लोग होंगे तो 100 लोग धर्म को समझ पाते होंगे, ऐसा रेशियो है धर्म का। इतनी बड़ी साइंस है, इतनी बड़ी फिलॉसफी है। लेकिन अगर 100 लोग धर्म को समझते हैं, 1 अरब लोग अगर है, 1 अरब, तो 100 लोग धर्म को समझते होंगे। इतना कम रेशियो है धर्म का। आपको देख के लगता होगा कि सब धार्मिक है, हिंदू बड़े धार्मिक है, मुसलमान बड़े धार्मिक है। धार्मिक दिखना और धर्म समझना 2 बिल्कुल विपरीत बातें हैं। और मास के लिए तो धर्म अफीम है। कार्ल मार्क्स एकदम सही कहता, मास के लिए, सबके लिए नहीं। रिलीजन इज ओपियम फॉर द मासेस। मतलब एक बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए धर्म अफीम है। उसकी आशा है कि भाई यहां वो दुख झेल रहा है, जन्नत में जाएगा। यहां वो धरती पर जो दुख झेल रहा है, इग्नोरेंस की वजह से झेल रहा है। बस सिंपल। आज मैं ललन टॉप के प्रोग्राम में गया था, बोले सेक्स एजुकेशन पर बोलिए। मैंने कहा एकदम बोलेंगे। जिसकी एजुकेशन अच्छी हो जाएगी उसको सेक्स एजुकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसके पास विवेक पैदा हो गया, हाँ, आज उसकी बहुत जरूरत है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुख की वजह से दुखी नहीं है। तो धर्म अफीम है, धर्म अफीम था, धर्म अफीम है, और धर्म अफीम रहेगा। ईसाई बहुत विकसित हो गए, लेकिन पोप से बाहर नहीं निकल पाए। इतने विकसित हो गए ईसाई। तो धर्म रहेगा। अब जब भी धर्म पे प्रहार होगा तो एक बहुत बड़ी जनमानस आक्रोशित होगी। अब तुम इमेजिन करो कि भारत के लोगों में डिस्कंटेंट तो था ही, भारत के लोग परेशान तो थे ही, दुखी तो थे ही, दमित तो थे ही, और उसी में चर्बीदार कारतूस, ग्रीस्ड कार्टेजेस, एनफील्ड राइफल की कार्टेज होती थी, उसको दांत से नोचना पड़ता था, उसको दांत से नोचना पड़ता था। तो ऐसा कहा गया कि ये जो कार्टेजेस है, इसमें जो ग्रीस लगा है, इसमें सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी है। अब जैसे सुअर की चर्बी की बात आई तो मुसलमान और गुस्सा हो गए कि सुअर की चर्बी, और जब गाय की चर्बी की बात आई तो हिंदू।
और फौज का सिपाही बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। मतलब आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं ना, एक तो डिसिप्लिन, हाइपर डिसिप्लिन, और ट्रेनिंग ऐसी होती है 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल छुट्टी नहीं मिलती। आक्रामकता डेवलप करनी होती है ना, आक्रामकता को डेवलप करना होता है। फार्म हाउस डॉग्स होते हैं, दिन में चेन में बांध के रखेंगे, तो दिन में चेन में आप अगर डॉग को शुरू से चेन में बांधोगे, आक्रामक हो जाएगा। आप अगर शेर को 24 घंटे पिंजरे में बंद रखोगे, आक्रामक हो जाएगा। आप अगर बच्चे को हमेशा घर में रखोगे, आक्रामक हो जाएगा। ट्रेनिंग है ये सब। तो ट्रेनिंग ऐसी की जाती है कि आक्रामकता पैदा हो जाती है। और फिर फिटनेस, लड़ने की जज्बा, हिम्मत, साहस, अंग्रेजों ने यही गलती कर दी। हिंदुस्तान के सिपाहियों पर हाथ रख दिया, वो भी इंडियन आर्मी के सिपाहियों पर, भारतीय सिपाहियों पर हाथ रख दिया। और जो दूसरों के लिए लड़ के जान दे सकते हैं, वो अपने लिए लड़ के जान नहीं दे सकते। जिसको लड़ना आता है, भाई किसान को लड़ना नहीं आता, आर्टिशियन को, क्राफ्टमैन को, इन मिडिल क्लास को, सिंगर को, म्यूजिशियन, इनको नहीं आता, सोल्जर। फिर उधर मंगल पांडे और इधर मेरठ। और सिपाही विद्रोह धीरे धीरे एक जन विद्रोह में परिवर्तित हो गया। तो यह तो थी पहली हेडिंग, रीजंस। दूसरी हेडिंग, इंपॉर्टेंट सेंटर्स, प्रमुख केंद्र। अच्छा, सिपाहियों ने समय समय पर विद्रोह किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ मंगल पांडे का विद्रोह। 1806 का वेल्लोर का विद्रोह, फिर 24th रेजिमेंट 1847 का। तो आप देखोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, वो सारे विद्रोह, सिपाही जो विद्रोह है उनके एक सीरियल आप लिख लेना। ऐसा नहीं मंगल पांडे का विद्रोह पहला विद्रोह था। समय समय पर सिपाहियों ने बहुत सारे नियमों के खिलाफ विद्रोह किया और विद्रोह क्रश किया गया, और अंदर वो आग सुलग रही थी। हु इज अ सोल्जर? अ फार्मर इन यूनिफॉर्म। सोल्जर कौन है? किसान, यूनिफॉर्म वाला किसान। तो अगर उसका भाई घर पे किसान के रूप में परेशान है, तो सिपाही भी परेशान होगा। और फिर सिपाही की अपनी चुनौतियां। तो सीरियल हुआ, मतलब एक सीरीज है सिपाही विद्रोह की। मैंने कहा ना 1806 से, वेल्लोर विद्रोह से, और फिर मंगल पांडे, और फिर फाइनली मेरठ 10 मई 1857। और उस सिपाही विद्रोह ने बाद में एक जन विद्रोह का रूप ले लिया। कैसे लिया देखते हैं। इंपॉर्टेंट सेंटर्स। अब एपी सेंटर क्या है? केंद्र, भूकंप जहां पे उठा, वो केंद्र था मेरठ, 10 मई 1857। सिपाहियों ने ग्रीस कार्टेजेस को यूज करने से मना किया, उनको बंद कर दिया गया, उन पे कार्रवाई की गई। फिर तो उनके साथियों ने कहा कि नहीं, आज ये इनकी बारी है, कल हमारी बारी आएगी। और फिर मेरठ के सिपाहियों ने अपने साथियों को छुड़ाया, सबऑर्डिनेट ऑफिसरों को मार डाला, और फिर वहां से सिपाही की टोली निकली और सीधे पहुंची दिल्ली। दिल्ली यानी मुगल अभी भी, उनका सारा वजूद खत्म हो चुका था, लेकिन मुगल अभी भी भारतीय जनमानस में केंद्रीय सत्ता के प्रतीक थे। स्टिल मुगल्स वेर द सिंबल ऑफ इंडियन पॉलिटिकल यूनिटी। तो मेरठ से सिपाहियों का जत्था चला और पहुंचा दिल्ली, और दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जफर उनका पेन नेम है, कविताएं, पोएट, शायरी करते थे, उस पे था, जफर उनका पेन नेम है, बहादुर शाह जफर। सबने इनको अपना नेता डिक्लेयर किया, और जैसे ही लोगों ने इनको अपना नेता डिक्लेयर किया, वैसे ही ये विद्रोह क्रांति में परिवर्तित हो गया। एंड ऑफ ओल्ड ऑर्डर, बिगिनिंग ऑफ
न्यू ऑर्डर। बहादुर शाह जफर ने विद्रोह किया, कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह कर दिया। नाना साहिब को अंग्रेजों ने पेंशन देने से मना कर दिया। बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे, अडॉप्टेड सन थे। इनको पुणे से निकाल के बिठूर में बैठा दिया था और पेंशन देने से मना कर दिया था। इनका अलग ग्रेवियांस था कि भैया हमको पेंशन तो कम से कम दे दो। बोले पेंशन नहीं देंगे। बड़ी सारी कोशिश की पर अंग्रेज माने नहीं पेंशन देने की। इन्होंने कानपुर में विद्रोह कर दिया। लखनऊ में बेगम हजरत महल इन्होंने कहा कि मेरा बेटा बिरजिस कादिर को अवध की गद्दी पर बैठाया जाए। आप जाओगे लखनऊ तो आपको हजरतगंज मिलेगा, आज भी लखनऊ की सबसे फेमस जगह है। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने बेटे के सपोर्ट में, समर्थन में विद्रोह कर दिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सबसे अमर योद्धा, रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने अपने बेटे के लिए, अडॉप्टेड सन के लिए विद्रोह किया। फिर आरा में कुंवर सिंह, जो अंग्रेजी नीतियों की वजह से बैंकरप्ट हो चुके थे, 80 वर्षीय जमींदार कुंवर सिंह, और ऐसे बहुत सारे विद्रोहियों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ नारा बुलंद कर दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सबके अपने मुद्दे और सबके अंदर असंतोष, और इन सबकी आड़ में आम जनता, कॉमन मैन, वो भी त्रस्त थी। कॉमन मैन, उसने भी उठा लिया। किसी ने लाठी उठा ली, किसी ने एक्स उठा लिया, किसी ने चॉपर उठा लिया। अब उनको दुश्मन तो दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो उन्होंने किस पे हमला किया? मनी लेंडरों के बही खाते पे, पुलिस थानों पे, टेलीग्राफ की लाइन ही उखाड़ डाली। और इस तरह से मेरठ में शुरू हुए सिपाही विद्रोह ने धीरे धीरे एक जन विद्रोह का स्वरूप ग्रहण कर लिया। एक पल तो ऐसा लगा कि उत्तर भारत में अंग्रेजी सत्ता ही खत्म हो गई। इतना तगड़ा, इतना गंभीर विद्रोह। लेकिन अगली हेडिंग, लेकिन वीकनेस ऑफ द रिवोल्ट एंड इट्स सप्रेशन, वीकनेस ऑफ द रिवोल्ट एंड इट्स सप्रेशन, विद्रोह की कमजोरियां और उसका दमन। अब जितने लोग तैयारी करते हैं किसी भी परीक्षा की, उसमें से 90% लोग, 90, तैयारी शब्द का अर्थ ही नहीं जानते। आप में से जितने लोग सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हो, जितने, आप मुझे 1 हफ्ते दो बस। आप कहीं से भी पढ़े हो, आप कहीं से भी पढ़े हो, 2 साल से आप तैयारी कर रहे हो, 3 साल से कर रहे हो, 4 साल से कर रहे हो, कहीं से भी, आप हमको 1 हफ्ते दो। मतलब अगर आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, 3 साल से कर रहे हैं आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, आप मुझे 1 हफ्ते दो, मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, प्री क्यों नहीं निकल रहा है, मेंस क्यों नहीं निकल रहा है, मैं दिखाऊंगा आपको। सिर्फ बात करने की बात नहीं, लाइव। आप ऐसे कितने सारे लोग हो जिन्होंने मॉडर्न इंडिया पढ़ रखा होगा? इस 5 चैप्टर में हालत, पहला टेस्ट पेपर में कितने लोग आके मुझसे मिले, सर दिमाग हिल गया सर अजीब सर क्वेश्चन सुना सर, इस तरह से तो देखा ही नहीं सर, पढ़ा ही नहीं। मेरे दुश्मन मेरी ताकत नहीं जानते। अगर मेरे दुश्मन ये कहने लगे कि अवध ओझा पढ़ाता बहुत अच्छा है, तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूं।
मेरी ताकत है मेरी आलोचना, क्योंकि बचपन से ऐसा रहा है, जिसने कहा ये नहीं कर पाओगे, मैंने कहा यही करेंगे। आप में से कितने लोग, कुछ तो बड़े ईमानदार टाइप के लोग हैं, जैसे एक शिक्षक महोदय, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हम टीचर हैं सर, और ऑनलाइन पे ही मैसेज किया था इसी पे ही कि हम टीचर हैं और हम आपसे पढ़ रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। अच्छी बात है, हम भी किसी ना किसी से सीखते हैं, हम सब किसी ना किसी से सीखते हैं। लेकिन आप में से शर्तिया बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत सम्मानित इंस्टीट्यूटों में पढ़े होंगे और बोल नहीं पा रहे हैं। कैंसर, भाई सिद्धू साहब ने कहा कि मेरी वाइफ का 4थे स्टेज का कैंसर, कितनी बड़ी घटना है। सिद्धू साहब ने कहा कि मेरी वाइफ की 4थे स्टेज का कैंसर, डॉक्टर ने कहा था 3% चांस है, और मेरी वाइफ का 4थे स्टेज का कैंसर से मैं उसे बाहर निकल लाया। आज मेरी वाइफ फ्री। कच्ची हल्दी, कच्ची हल्दी। सब लोकल हर्ब जो हमारी किचनों में है। कितनी बार राजू भाई दीक्षित ने कहा कि हल्दी जो है कीमो के साइड इफेक्ट को खत्म करती है, लेकिन कच्ची हल्दी, ये बाजार की पिसी हुई हल्दी नहीं जिसमें रंग मिला हुआ है, कच्ची ओरिजिनल नॉर्थ ईस्ट से मंगाइए कच्ची हल्दी, उसका पानी पिलाइए। मैं थोड़ी कह रहा हूं, चारों तरफ वायरल है, तो क्या उसमें बाकी बातें नहीं हुई? कीमो हुआ, एकदम हुआ, कीमो हुआ, 4-4, 5-5 कीमो उनका हुआ, लेकिन कीमो के साइड इफेक्ट से किसने बचाया? हल्दी ने। ऐसा वो उन्होंने कहा कीमो नहीं हुआ, एकदम हुआ, कीमो हुआ। कीमो का साइड इफेक्ट है, वो बॉडी को पूरा तोड़ देता है, खत्म। वो बुरे सेल के साथ साथ अच्छे सेल को भी मार देता है। और वहां पे काम आई कच्ची हल्दी, वहां पे काम आया सेब का सिरका। भाई साहब, आप कभी अयोध्या से बस्ती की तरफ जाइए, सिरकों की लाइन से दुकान है। गांव में कोई बीमार नहीं पड़ता था, प्याज और सिरका, इतनी बड़ी दवा है सिरका। तो जब भी कोई किसी बात को समझ नहीं पाएगा तो कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा तो सप्रेस कर दिया जाएगा। अब इनकी कमजोरियां क्या क्या थी, इस पर नजर डालते हैं कि इनकी कमजोरियां क्या क्या थी। पहली कमजोरी, संपूर्ण देश, एंटायर कंट्री इन्वॉल्व। पूरा देश शामिल नहीं था। एक अच्छा भूभाग था, उत्तर भारत की सबसे ज्यादा भूमिका थी, दक्षिण में तो बहुत क्रूरतम ढंग से उन्होंने सप्रेस कर रखा था पहले से। एक तो पूरा देश शामिल नहीं था। दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि बहुसंख्यक रजवाड़े, स्टेट्स, मेजॉरिटी स्टेट्स were helping British. Majority states, निजाम, सिंधिया, कश्मीरी स्टेट, कश्मीर, नेपाल, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सबको अपनी चिंता थी। नेशन था ही नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? नेशन था ही नहीं कि इनको हम कहें देशद्रोही हैं। जब राष्ट्र ही नहीं था तो राष्ट्रद्रोही कैसे कोई हो जाएगा? पूरी कंट्री इन्वॉल्व नहीं थी। मेजॉरिटी स्टेट्स वर हेल्पिंग इंग्लिश, ये सब अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, इनको अपनी चिंता थी। भारत तब राष्ट्र था ही नहीं, इसलिए कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। तीसरा, मिडिल एंड अपर क्लास। मिडिल एंड अपर क्लास, स्पेशली एजुकेटेड मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल लाइक राजा राम मोहन रॉय, तब तो खैर बेचारे थे नहीं, उनका डेथ हो चुका था, एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं कि ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग जो थे, इन्हें पता चल चुका था कि अंग्रेजों के आने से एक नई धारा शुरू हो चुकी है, आधुनिक धारा शुरू हो चुकी है। अगर सत्ता फिर से विद्रोहियों के हाथ में आई तो ये जो नई धारा शुरू हुई, आधुनिक धारा, मॉडर्न स्ट्रीम शुरू हुआ है, ये फिर से बैकवर्ड हो जाएगी।
इसलिए न्यूट्रल थे, ये किसी की तरफ नहीं थे। ये एजुकेटेड मिडिल क्लास, ये न्यूट्रल। इन्हें भय था कि अगर विद्रोही जीते तो भारत की जो आधुनिक धारा शुरू हुई है वो फिर से पीछे की तरफ गतिमान हो जाएगी। मनी लेंडर्स, इनका तो पूरा वजूद ही अंग्रेजों के ऊपर टिका हुआ था। दे वर द सक्शन पंप फॉर ब्रिटिश रूल। जैसे हैंडपंप से पानी निकाला जाता है ना, ऐसे ये सक्शन पंप थे। ब्रैकेट में लिख लो, सक्शन पंप फॉर ब्रिटिश रूल। कैसे सक्शन पंप? अब मैं किसान हूं और अमिताभ बच्चन जी मनी लेंडर है। अब भैया मुझे, अब किसान के पास पैसे की हमेशा शॉर्टेज रहती है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोवाइड पीरियोडिकल इनकम एंड पीरियोडिकल एम्प्लॉयमेंट। अब मुझे टाइम पर टैक्स जमा करना, अगर मैं टाइम पे टैक्स नहीं जमा कर पाऊंगा मेरी जमीन जब्त हो जाएगी। तो अगर मेरे पास उचित पैसा नहीं आया तो मैं पैसा किससे लूंगा? मनी लेंडर से, अमिताभ बच्चन जी से। अब मनी लेंडर पर हाथ है सरकार का, तो ब्याज कितना कर रहा है वो? 50%, 60%, 70%, 80%, 400% ब्याज। यहां 10% देने में हालत खराब है। आप में से जितने लोगों ने लोन ला रखा होगा सबको पता होगा, कुछ लोग एक फ्लैट लेते हैं और पूरा जीवन उसकी किस्त अदा करते हैं, पूरा जीवन। 9%, 10%, 11% देने में हालत खराब है। 80%, 100%। अब मनी लेंडर को इससे क्या फायदा होगा? वो जमीन लेके क्या करेगा? मैं गेहूं पैदा कर रहा था, वो अफीम पैदा करेगा। तो मनी लेंडर्स वर सक्शन पंप, ब्रिटिश रूल का सक्शन पंप। तो वो तो चाहते ही नहीं थे। तो ये पूरा समाज, मनी लेंडर, मिडिल क्लास, अपर क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास, ये सारे लोग ब्रिटिश रूल के समर्थक। जमींदार्स, ये तो इन्हीं के बच्चे थे, ये तो इन्हीं के बच्चे थे। तो भारत का जो एक अहम तबका था जनसंख्या का, एक तो पूरा भारत शामिल नहीं हुआ, और फिर जो जनसंख्या का अहम तबका था, बड़े बड़े रजवाड़े अंग्रेजों के साथ। एक विभीषण ने रावण को तबाह कर दिया, और बड़े बड़े रजवाड़े अंग्रेजों के साथ। ये मनी लेंडर, मिडिल अपर क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास, जमींदार, ये सबसे बड़ी कमजोरी थी 1857 की विद्रोह की। कोई एक बाइंडिंग फोर्स नहीं था। जैसे 1942 में एक बाइंडिंग फोर्स था, स्वराज, पूर्ण स्वराज। सब एक ही चीज मांग रहे थे, पूर्ण स्वराज। बोले पूर्ण स्वराज मिल जाएगा फिर हम अपना अपना मुद्दा सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। तो 1857 और 1942, 1857 और 1942 क्विट इंडिया, दोनों में सबसे बड़ा फर्क यह था कि यहां सिर्फ एक मांग थी, वन डिमांड। कौन सी? पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। लेकिन 1857 में सबकी अपनी अपनी डिमांड, अपनी अपनी मांग। कोई पेंशन मांग रहा था, कोई राजगद्दी मांग रहा था, कोई सुविधा मांग रहा था। अब तो स्थिति बिगड़नी ही थी। तो सबसे बड़ी कमजोरी। दूसरी बात, अब डिसयूनिटी का आलम यह था कि अंग्रेजों ने बहुत सारे तालुकदारों की जमीन वापस कर दी, विद्रोह छोड़कर अंग्रेजों की तरफ आ गए। भगवान राम 4 भाई हैं तो 4 भाई, लेकिन आत्मा एक है। विभीषण, रावण, अहिरावण, कुंभकर्ण, वो भी 4 भाई।
अब भगवान राम 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लेकिन 4 शरीर होके एक आत्मा है। भैया जो कह दे राम भैया खत्म, उस पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है, वो जो भी कह दे। मतलब राम लक्ष्मण जंगल में है और भरत शत्रुघ्न महल के बाहर है, कुटिया में रह रहे हैं। रावण भी 4 भाई है, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण। विभीषण ने तो खुला विद्रोह कर दिया कि नहीं भैया गलत बात है, हम आपके साथ नहीं है। कुंभकर्ण विद्रोह तो नहीं किया रावण से, लेकिन रावण को समझाने की कोशिश की उसने कहा भैया बात तो गलत है, दूसरे की पत्नी नहीं उठानी चाहिए, अधर्म है ये। तब रावण ने कहा कि अगर तू भी विभीषण के साथ जाना चाहता है तो तू भी चला जा। तो कुंभकर्ण कहा देखो डायलॉग बाजी मत करो, भाई हो तुम मेरे, तो जान तो मैं तुम्हारे लिए दे ही दूंगा, लेकिन बात गलत है दोस्त। जहां भी डिसयूनिटी होगी वहां विजय कभी हो ही नहीं सकती। और भारत का पूरा समाज विभाजित, विद्रोही विभाजित, तो एक लार्ज जनसंख्या अंग्रेजों के साथ और फिर डिसयूनिटी। तीसरा, लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड प्लानिंग। कुछ लोग तैयारी करते हैं तो 2 दिन, लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड प्लानिंग, अनुशासन और योजना का अभाव। मैंने अपने उम्र में एक लंबे समय तक एक बहुत बड़ी गलती की, डायरी नहीं बनाया। मतलब स्कूल से निकले तो हमें लगा कि यार डायरी, आप क्या करेंगे डायरी। स्कूल की जो सबसे बड़ी गिफ्ट होती है वो डायरी होती है। अगर कोई मुझसे पूछे कि जीवन में बड़ी बड़ी गलतियों में से कोई एक बड़ी गलती बताओ, मैंने कहा डायरी को छोड़ना। पता ही नहीं चल पाया 4, 5, 6 साल कैसे बीत गए, पता ही नहीं चल पाया। किसी ने कहा छतरपुर चलना है, चलो खजुराहो घुमाते हैं। किसी ने कहा अरे यार आओ, चले यार चलो विंध्याचल दर्शन कराओ। किसी ने कहा चलो मैहर देवी घुमाओ। पता ही नहीं था क्या कर रहे हैं। आज हर दिन का पता होता है कि आज क्या किया, कल क्या किया, पूरे हफ्ते क्या किया, सब पता है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि सब कुछ छोड़ना, कभी डायरी मत छोड़ना। जहां अनुशासन नहीं है, पता ही नहीं, वहां जीत नहीं हो सकती। जहां योजना ही नहीं है, आज दिल्ली, कल मेरठ, फिर मेरठ में सिपाहियों ने कहा आओ चलिए सहारनपुर, सहारनपुर चले गए। कुछ योजना, कुछ डिसिप्लिन है ही नहीं। शहर में घुस गए, बाजार लूट लिया। तो धीरे धीरे वो जो जनता समर्थक थी उसने कहा यार इससे अच्छा तो अंग्रेज ही थे, कम से कम धंधा पानी तो चल रहा था। अनुशासनहीनता और योजना का अभाव। चौथा, लैक ऑफ वेपन्स, शस्त्र का अभाव। लैक ऑफ वेपन्स, मानी सी बात है, इनको कोई सपोर्ट करने वाला था नहीं, ना अंदर ना बाहर। तो ये बेचारे जिनके पास गन थी वो लड़ लिए, और जिनके पास नहीं थी, वही मैंने कहा एक्स, चॉपर, लाठी, डंडा, इससे लड़ाइयां चल रही थी। सुसाइडल क्वारल्स, बड़ा प्यारा वर्ड एनसीईआरटी ने लिखा है, सुसाइडल क्वारल। सुसाइडल, पता लगा आपस में ही लड़ गए, एक दूसरे की जान ले लिए। अनसर्टन फ्यूचर, स्पष्ट नहीं था कि अगर यह हो जाएगा तब क्या करेंगे। अब इसी में एक सवाल यह उठता है कि क्या यह प्लान्ड था या आकस्मिक था। यहीं पर इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या यह योजनाबद्ध था, प्लान्ड,
और या आकस्मिक। अब 1857 के विद्रोह से संबंधित कोई एविडेंस नहीं है, नो एविडेंसेस। एक कागज का टुकड़ा नहीं है। और स्वाभाविक सी बात है कि सरकार ने इतना दमन किया था, इतना दमन किया था कि कोई साक्ष्य छोड़ने का सवाल ही नहीं होता। एक सिंगल पीस ऑफ पेपर नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई ऐसा नहीं जिसने कहा हो मैंने ये देखा था, मैं इसमें हिस्सेदार, कुछ नहीं है। और ये बात क्लियर है क्योंकि सरकार ने इतना दमनात्मक रवैया अपनाया कि उस दमन का साक्ष्य नहीं छोड़ा जा सकता था, पॉसिबल नहीं है। लेकिन बाद में जो कहानियां लिखी गई उनमें बड़ी सारी बातें आई कि लाल कमल, चपाती, घूमते फकीर, सन्यासी, कई सारी नॉवेलें आई, कहानियां। कई सारे लेखकों ने बाद में कहानियां लिखी। उस कहानियों में उन्होंने कुछ कहानी डालने की कोशिश की कि नाना साहब तैयार थे और ऐसा था और वैसा था और सिपाही समय से पहले उठ गए, पर एविडेंस कहीं नहीं है। अब चूंकि एक बैग शुरू हुआ 10 मई 1857, तो ऐसा माना जा सकता है, माना जा सकता है। एनसीईआरटी की एक सबसे खास बात आप देखते हो, जहां पे उसके पास एविडेंसेस का अभाव है वहां एश्योरेंस देती ही नहीं, कहती इट सीम्स। मेंस आंसर राइटिंग अगर सीखना है तो एनसीईआरटी से सीखो। जिसने एनसीईआरटी पकड़ लिया उसके मेंस के आंसर इतने दमदार हो जाएंगे जिसका कोई सवाल जवाब ही नहीं। और फिर 1859 तक पहुंचते पहुंचते सबसे पहले तो दिल्ली पे ही कब्जा किया। जब सेंटर को कब्जा करके तहस नहस कर दिया, फिर बाकी सेंटरों को तो 1 बाय 1 करके उन्हें तोड़ लेना ही था। अब सवाल हुआ कि 1857 के विद्रोह का दमन कर दिया गया, कुचल दिया गया, वो अपने उद्देश्य को नहीं पा सका, इसलिए फेल हो गया। अब किसी भी घटना को दो एंगल से देखा जा सकता है, एक इमीडिएट और एक लॉन्ग टर्म। किसी घटना से को दो तरीके से, अब आप देखोगे फ्रेंच रेवोल्यूशन तो आपको लगेगा हाँ क्रांति सफल रही और मोनार्की को रिप्लेस करके संसद बन गई, इमीडिएट चेंज आपको दिखाई पड़ रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। लेकिन यहां तो बुरी तरह दमन और उद्देश्य की पूर्ति ही नहीं, ऑब्जेक्टिव हासिल ही नहीं हुआ। इसका मतलब कि आंदोलन, विद्रोह फेल कर गया। अगर हम तात्कालिक नजर से देखें तो विद्रोहियों के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई। लेकिन हम अगर आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में देखें तो लॉन्ग टर्म में बड़ा महत्वपूर्ण। अगर हम विद्रोहियों के ऑब्जेक्टिव के तौर पे देखें तो फेल हो गया, लिख लो ये। अगर हम विद्रोहियों के उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य से, इफ वी लुक एट दिस रिवोल्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिबेल्स, if we view this revolt from the point of view of rebels, it appears to be a failure. तब तो ये लगता है कि हाँ भाई फेल हो गया क्योंकि किसी को कुछ मिला ही नहीं। But when we see it from the point of modern history, it proved to be the turning point in modern history. टर्निंग पॉइंट, भारत के इतिहास का परिवर्तन बिंदु। पहला पॉइंट कैसे? एंड ऑफ ओल्ड ऑर्डर, बिगिनिंग ऑफ न्यू ऑर्डर।
कंपनी के साथ साथ ओल्ड सिस्टम खत्म, पुराने राजा महाराजा या तो खत्म कर दिए गए और या पूरी तरह दबा दिए गए। अब भारत का नेतृत्व एक न्यू ऑर्डर के हाथ में। कौन सा? एजुकेटेड मिडिल क्लास। यह सबसे बड़ी घटना, यहीं से बहुत बड़ी घटना, एंड ऑफ द ओल्ड ऑर्डर। वो जो भारत का नेतृत्व राजा महाराजा जमींदार सामंत के हाथ में था, खत्म। अब यहां से एक नई टीम दिखाई पड़ेगी। दादा भाई नेहरू आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, पहला। दूसरा, बिगिनिंग ऑफ क्राउन रूल इन इंडिया। कंपनी का शासन खत्म हो गया, कंपनी का शासन खत्म हो गया और यहीं से क्राउन के रूल की शुरुआत। मॉडर्न इंडिया का मैंने डायग्राम बनाया था 1757 से 1857 और 1857 से 1947। तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब ये वाला पार्ट ब्रिटिश क्राउन, और यहीं से शुरू होगा क्या? नेशनल मूवमेंट। तीसरा, ग्लोरियस लैंडमार्क। ओहो, ग्लोरियस लैंडमार्क। जब स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ, आगे पढ़ेंगे, 1905 में बंगाल विभाजन, 1905 में स्वदेशी मूवमेंट। उसी समय वीटी सावरकर साहब आए और उन्होंने कहा द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और यहां के नायकों को उन्होंने भारत के लोगों के लिए एक आइडियल बना दिया। अब 1905 में भारत की स्त्रियों को बाहर निकालना था, तो उनको कोई आइडियल देना था कि निकलो, ये देखो तुम्हारे इतिहास में तुम्हारी बहन कौन? रानी झांसी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ग्लोरियस लैंडमार्क। यहां के सारे चरित्रों की वीरता, उनका बलिदान उठाकर स्वदेशी आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन के लोगों के सामने एक नायक के रूप में पेश किया गया, जिससे कि उन्हें ऊर्जा दी जा सके, उत्साह दिया जा सके। और यहीं से शुरू हुआ मॉडर्न नेशनल मूवमेंट। क्योंकि सत्ता तो बदली, सत्ता बदली, लेकिन रूप नहीं बदला। सत्ता बदली लेकिन रूप नहीं बदला। रूप कौन सा रूप? दमन और शोषण, सप्रेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। और यहीं पर छठा अध्याय समाप्ता इति। 6 चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर लिए। अब हम लोग आते हैं 7वें चैप्टर में। क्या कर दूं बीच में थोड़ा सा? हाँ, एक मूवी आई है, उस पर मुझे बात करनी थी, तिकड़म। भाई साहब, इस मूवी को आप जरूर देखिए। सदी में ऐसी मूवी बनती, सदी में। पता है इस मूवी की खास बात क्या है? इस मूवी के जो इश्यूज हैं, पहला इश्यू है माया, दूसरा इश्यू है एनवायरमेंट, तीसरा इश्यू है फैमिली, और चौथा इश्यू है अर्बन एंड रूरल पीपल। और इसमें केंद्र में है बच्चे, चिल्ड्रंस। इसमें कैरेक्टर है प्रकाश, अल्टीमेट कैरेक्टर। अमित सियाल ने शानदार एक्टिंग की। इसमें कैरेक्टर है चंदन, प्रकाश के भाई जो शहर में रहते हैं। इसमें कैरेक्टर है दादा दादी प्लस समय, भानु, चीनी। और इसमें कैरेक्टर है दादा दादी।
दादा दादी, और इन सारे लोगों ने मिलकर इतना बेमिसाल, मतलब मैं तो कहूंगा भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मूवी को टैक्स फ्री कर दे भारत में। माया पहला उठाते माया, मतलब लाइट वाले जूते के चक्कर में, कौन सा जूता? लाइट वाला जूता, लाइट वाला शूज। समय को लाइट वाला शूज चाहिए, जिस जूते में लाइट जल रही है। जो भी बाहर की रोशनी के चक्कर में पड़ेगा उसकी अंदर की रोशनी बुझ जाएगी। इसके लाइट वाले जूते के चक्कर में इस भाई बहन को बाप से बिछड़ना पड़ रहा है। ऐसे हमारे समाज में लोग हैं जो ऐसी ऐसी चीजों के चक्कर में अपने लोगों को खो रहे हैं। आप सीन देखो, लाइट वाला जूता चाहिए। उसके पापा सिर्फ बाजार में, उसके पापा देखो, वो प्रकाश जो है वो अपने जूते को रस्सी से बांधता है, उसके पास अपना जूता ही नहीं है। और सिर्फ वो बेचारा पूछता है कितने का है, उस पर वो समय नाराज हो जाता है। बाद में हालांकि समय बड़ा क्रांतिकारी काम करता है। लास्ट वाली सीन तो $1000 बिलियन की सीन है। तो लाइट वाला जूता, बाहर की रोशनी के चक्कर में मत पड़ो यार, नहीं तो अंदर की रोशनी खो जाएगी और बहुत परेशान रहोगे। सीता जी ने भी यही गलती की। जिस तरह से सीता जी ने सोने का हिरण देखा और राम जी को खो दिया, सोने का हिरण देखा और राम जी को खो दिया, उसी प्रकार समय ने लाइट वाला जूता देखा और पिता से बिछुड़ गया। समाज को बहुत बड़ी सीख है। अरे जूता ले लो यार जो तुम्हारी जरूरत है, जरूरतों पे जियो। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, सबकी अधूरी है। राहुल गांधी जी की इच्छा देखो, पिछले 30 साल से प्रधानमंत्री बनने की। जरूरतों पे जियो, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। दूसरा, इस मूवी का सबसे बड़ा काम जो हमारे प्रेजेंट इश्यूज हैं, एनवायरमेंट। कौन सा इश्यू है? पोल्यूशन। देखो लड़के क्या कर रहे हैं, लड़के क्या कर रहे हैं, पॉलिथीन रुकवा रहे हैं। पॉलिथीन, कितना प्यार से लड़के उस पॉलिथीन का यूज रुकवा रहे हैं। फिर कटिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मतलब इस देश में क्या सीन दिखाई इस मूवी ने कि हम पेड़ों की पूजा क्यों करते थे। जब हम किसी की पूजा करते हैं तो हम उसे काट नहीं सकते। वो बच्चे जाके उनका पेड़ के जो पेड़ काट रहे होते हैं उनसे कहते हैं प्लीज मत काटिए नहीं तो टेम्परेचर, तो डांट के भगा देते बच्चों को। तो उन्हें एक बात सूझती है कि धागा बांधो चारों तरफ पेड़ों के। देखो रिलीजन इंसान की कितनी सहायता करता है। जैसे ही वो देखते हैं पेड़ों पर धागा बंधा हुआ है वो नहीं काटते। इसीलिए इस देश ने पेड़ों को भगवान माना। वाटर, वाटर, अरे भाई साहब, हर बच्चे को दिखाओ कि तुम ही बचाओगे इस देश को, कि तुम ही बचाओगे इस देश को, और कोई नहीं बचा पाएगा, कोई बचा ही नहीं सकता। अब बच्चे ही इस देश का भविष्य हैं। राजनीतिज्ञों को इससे क्या सीखना चाहिए? पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिशियंस के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है इस मूवी में। बच्चों ने दिखाया मैसेज, बच्चों ने मैसेज दिया कि मुद्दा ऐसा हो कि दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त बन जाए। यहां क्या हो रहा है? दोस्त दुश्मन बन रहा है। मुद्दा ऐसा हो कि दुश्मन दोस्ती कर ले। कौन है दुश्मन? प्रिंस, समय का चचेरा भाई। लेकिन समय ऐसा मुद्दा उठा रहा है, बर्फ गिराओ, पापा बुलाओ। इसके भी पापा बंबई में रह रहे, अब पापा तो इसको भी बुलाना है। तो कहता है यार मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लो, तो वो लोग कहते नहीं। तो फिर वो कहता नहीं शामिल करोगे ना, देखो मैं तुम्हारे लिए यूजफुल साबित होऊंगा। तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारे लिए यूजफुल साबित हो सकता है। वो प्रिंस यूजफुल साबित होता है। कैसे? वो जो अधिकारी होते हैं ना पोल्यूशन डिपार्टमेंट के, उनकी वीडियो लाके इन लोगों को दे देता है।
और दुश्मन यूजफुल ही नहीं, आपका रक्षक भी बन सकता है। जब समय पानी में डूब रहा होता है, उसको बचाता कौन है? प्रिंस। यह पॉलिटिशियनों की सबसे बड़ी सीख है कि मुद्दा ऐसा लाओ कि दुश्मन भी दोस्त बन जाए। रोज एपिसोड में क्या है? देखो कितनी बड़ी सीख है रोज एपिसोड में। जब वो आती है रोज, सब गाना गाते हैं, नारा लगाते हैं, वाह वाह मैडम करते हैं, और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि होटल बंद हो जा रहा है, वही रोज मैडम जो भगवान थी, जैसे ही वर्करों को पता चलता है होटल बंद हो रहा है, वो चुड़ैल हो जाती है। चाय मंगाती है, कहती है चुड़ैल ने चाय मंगाया है। जब तक लोगों के काम आओगे तो उनके लिए भगवान रहोगे, जब तक लोगों के काम आओगे तब तक उनके लिए भगवान रहोगे। जहां तुम्हारी उपयोगिता उनके लिए खत्म हुई, तुम चुड़ैल बन जाओगे तुरंत। ये पहले 4 पॉइंट, बड़ी प्यारी कहानी। मेरा बस चला तो मैं इस मूवी के स्क्रिप्ट राइटर और जिन्होंने इस मूवी को बनाया, पद्म विभूषण, तो माया कि बाहर की लाइट के चक्कर में मत पड़ो, जरूरत पे जियो, दूसरा एनवायरमेंट। क्या मुद्दा उठाया, क्या मुद्दा, क्या सीख दी। हर स्कूल में इस मूवी को दिखाया जाना चाहिए। कंपलसरी जनरल ऑर्डर पास होना चाहिए कि बच्चों को यह मूवी दिखाओ। तीसरा, पॉलिटिशियंस, मुद्दा ऐसा बनाओ, बर्फ गिराओ पापा लाओ, कि दुश्मन दोस्त बन जाए, और सिर्फ दोस्त ना बने, तुम्हारे काम भी आए और तुम्हारा रक्षक भी बने। और रोज एपिसोड कि बेटा जिस दिन उपयोगी नहीं रहोगे चुड़ैल हो जाओगे। ये पहला 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। 4 अभी और हैं। आप सब इस पिक्चर को परिवार के साथ देखिए। बच्चे अगर आपके घर में हैं, उनको दिखाइए, और जरूर दिखाइए। इस मूवी का तो प्रचार होना ही चाहिए। आप देखो, मैं जब भी किसी मूवी को उठाता हूं, बड़ी सारी मूवियां आती हैं, लेकिन मैंने 3 इडियट उठाया, मैंने लापता लेडीज उठाया, और तिकड़म पर तो मैं एकदम होली वॉर। मैं चाहूंगा कि देश का हर बच्चा यह मूवी देखे। तो इसका फर्स्ट पार्ट का एनालिसिस है। सेकंड पार्ट आपको 3 दिन बाद बताऊंगा। वो शानदार शानदार पॉइंट्स हैं इस मूवी के। जय हिंद, जय भारत।